तो देख हमारा जो नया चैप्टर है मैट्रिसेस, उससे 2025 में जनवरी और अप्रैल को मिला के टोटल 21 सवाल पूछे गए थे और काफी स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो प्रॉपर्टीज और बेसिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर तुम्हें इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज पता है तो तुम सवाल बना ले जाते हो, और अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो तुम्हें हवाई नहीं लगती है, चैप्टर टफ लगता है। ठीक है, तो बेसिक्स और प्रॉपर्टीज को तुम्हें क्या करना है, बहुत बढ़िया से करना है। तो देखो बेसिक ऑपरेशन से उसने 3 सवाल पूछे, हायर पावर और पैटर्न रिकॉग्निशन से उसने 4 सवाल पूछे। इसमें एक अलग अप्रोच भी होता है कि तुम क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी को अलग निकाल के कर सकते हो, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर स्पेशल मैट्रिसेस में बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वगैरह हो गया, इससे एक सवाल पूछा उसने। ये तो क्या है, इस चैप्टर का कोर है जैसा मैंने बताया। और फिर मैट्रिक्स और पीएनसी को भी मिला सकते हैं, हर बार टफ नहीं होता क्वेश्चन। तो है पीएनसी को देखते ही छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 सवाल आए थे, इनवर्स से तुम्हारे 2 सवाल पूछे उसने। और फिर ये तो था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे 1 सवाल पूछा। बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम्हारा क्या है, अच्छा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये हो सकता है तुम्हारा काफी अल्टरनेट अप्रोच की तरह लग रहा हो दूसरे सवालों में भी। तो इन दोनों पोर्शन को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, इससे पहले वाला जो पोर्शन होगा वो पार्ट 1 में कवर हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बस प्रॉपर्टीज पे तुम्हें क्या बनाना है, अपना कमांड बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो 4 मिनट का पोर्शन होगा वो बहुत बेसिक होगा, जैसे कि टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। अगर वो तुम्हें आता है तो वो तुम स्किप कर सकते हो, बस उसमें ये जान लेना कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है वो समझो। मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। रोज को तुम आई से रिप्रेजेंट करते हो, जे या एम और एन से रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, तुम्हारा एक वैल्यू होता है, एक नंबर होता है हमेशा। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डिटर्मिनेंट का आउटपुट एक नंबर आता है, एक सिंगल नंबर जैसे कि 9। ठीक है, और मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक रो होगी। अब कॉलम कितने भी हों उससे मुझे मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज केवल मेरी मैट्रिक्स में एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या रहा होगा, एक कॉलम रहा होगा। नल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या रही होंगी, 0 रही होंगी। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो वहां क्या रहा होगा कि जो नंबर ऑफ रोज है तुम्हारी वो कॉलम से क्या रही होगी, कम रही होगी। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कैसा दिख रहा होगा यार, देखो ऐसा दिख रहा होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, ऐसे वर्टिकल शेप में तुम्हें दिख जाएगा, जहां क्या होगा, नंबर ऑफ रोज तुम्हारी क्या होंगी, ज्यादा होगी। बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, बढ़िया से पता होनी चाहिए। फिर दे रखा है तुम्हें ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ध्यान से सुनना। ये क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स था एन क्रॉस एन का, तो डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। बस इसने इतना सा कहा है कि डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। अगर ऐसा है तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या डायगोनल में 0 आ सकता है, आ सकता है। क्या डायगोनल में नॉन 0 आ सकता है, आ सकता है। क्या उसके ऊपर कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसको केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं है डायगोनल में 0 आया नहीं आया, उसके ऊपर क्या आया। ठीक है, समझ रहे हो बात। फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। इसको कोई मतलब नहीं है डायगोनल में 0 आया नहीं आया, समझ रहे हो बात। फिर नोटेशन से तुम्हें बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए बढ़िया से। क्या बोला जा रहा है कि ए आई जे 0 है फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू क्या रही होगी, अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी है, मतलब रो नंबर ज्यादा है तुम्हारे कॉलम नंबर से, तो एंट्री क्या रही होगी, 0 रही होगी। इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ये वाला एलिमेंट क्या है तुम्हारा, A21 है, ये क्या है A31 है, ये क्या है तुम्हारा A32 है। हर में क्या है, देखो आई की वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा नोटेशन है जो कि बढ़िया से पता है, नोटेशन से नहीं घबराना है। तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सिमिलरली ए आई जे तुम्हारा 0 होगा फॉर ऑल आई लेस देन जे। अब यहाँ तुम देख लेना खुद से, ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा A12 लिखा हुआ है, ये A13 है। ठीक है, तो समझ रहे हो ये क्या है तुम्हारा A23 है। यहाँ जे की वैल्यू क्या है, बड़ी है। वहाँ आई की वैल्यू बड़ी थी, यहाँ जे की वैल्यू बड़ी है। बेसिक सा नोटेशन है। फिर तुम्हें ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है बेसिक सा, क्या बोलता है ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n का है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। अब अगर n स्क्वायर टोटल थे, डायगोनल में n आ गए, तो टोटल कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n, तो ऊपर आधे नीचे आधे। ठीक है, अब इससे ध्यान रखना। अब देखो, अब ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस तुमसे पूछ सकता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने रहे होंगे। तो मिनिमम कितने रहे होंगे कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स अगर तुम ले लो तो केवल यही 0 आए होंगे, इसके अलावा कोई 0 नहीं आना चाहिए। क्योंकि बाकी तो ऑप्शनल है ना, 0 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो मत लाओ 0 अगर तुम्हें मिनिमम चाहिए तो। फिर देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के बारे में तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने रहे होंगे, ये रहे होंगे। अब ये आता कैसे है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये वाली कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स n क्रॉस n का है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके अलावा तुम क्या करो कि ऊपर कोई भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर ना तो डायगोनल में कोई 0 आया, ना डायगोनल के ऊपर कोई 0 आया, तो मतलब क्या है, तुम्हारे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है।
कम से कम इतने तो जीरोज आने ही चाहिए ना, अगर यही नहीं आए तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज रहे होंगे इसमें, ये रहे होंगे। इसमें कितने रहे होंगे, इसमें भी सेम रहे होंगे उतने ही, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ठीक है, तो ये इस डायग्राम से तुम बड़ी आसानी से समझ सकते हो। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, डायगनल मैट्रिक्स क्या होगा। डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगनल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। डायगनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, डायगनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो। क्या डायगनल में जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या डायगनल में नॉन जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कंडीशन ये है बस, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसमें मिनिमम जीरोस कितने रहे होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन रहे होंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगनल मैट्रिक्स का ही टाइप होता है जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ये सारी वैल्यूज क्या रही हूँ, बन रही हूँ। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी, वो मैंने तुम्हें बता दी। हमारा जो टॉपिक है ना, अब इसके अंदर हमें 4 बेसिक चीजें पढ़नी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहली बात तो डिवीजन जो होता है ना मैट्रिसेस का, वो डिफाइंड नहीं होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट वाइज वो क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है, इसमें तो कुछ बताने वाली लाइक बात भी नहीं है। ये वाला एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, इसमें से ये वाला होगा, प्लस माइनस कर दो, सेम सी बात है, बेसिक सी। तो ये तीनों तो हो गए अपने। ठीक है, मेन है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले जानो होता कब है, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये वाली पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है उसका रो, अगर ये दोनों बराबर हैं तभी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम अप्रोच होती है उससे करते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज है, मल्टीप्लाई करना तो तुम्हें आता ही होगा। ठीक है, तो सारा खेल जो है मैट्रिसेस में वो किसका है, प्रॉपर्टीज और बेसिक्स का है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़िया से तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये कोई मैट्रिक्स था ए, मैंने उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो होगा क्या, उसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सेम स्केलर से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम साथ साथ में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को भी देखते चलेंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में कतई ऐसा नहीं होता कि किसी स्केलर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। क्या होगा, या तो एक रो मल्टीप्लाई हुई होगी या एक कॉलम मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसको वाइस वर्सा समझने का ट्राई करो। अगर ऐसा लिखा हुआ है और मैं यहाँ से कॉमन लेने का ट्राई करूँ तो जो होगा एक रो से कॉमन आएगा, तो यहाँ के आया होगा। अगर ऐसा लिखा होता, यहाँ भी के होता, यहाँ भी के होता, तो एक के ऊपर से कॉमन आता, एक के नीचे से कॉमन आता, तो यहाँ के स्क्वायर कॉमन आता। अगर दोनों जगह यहाँ भी के होता, यहाँ भी के होता, तो ठीक है, तो समझ गए होंगे बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। फिर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो क्या है, आपस में कम्यूट है। अगर ये ए बी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ बी है तो उसको बोलते हैं कि ए और बी क्या है, एंटी कम्यूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स देता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक को नल होना पड़ेगा। बट अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा कि किसी एक का डिटरमिनेंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो तुम क्या करो, दोनों तरफ क्या ले लो, डिटरमिनेंट ले लो। तो जैसे ही दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लोगे, डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाएगा प्रोडक्ट पे, तो वहां से तुम्हें यह मिल जाएगा। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज देख लो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो था मैट्रिक्स का वो कम्यूटेटिव नहीं था, बट डिटरमिनेंट तो कम्यूटेटिव रहा होगा। मतलब ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो ये जरूरी नहीं, बट इन दोनों का डिटरमिनेंट बराबर रहा होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाएगा। डिटरमिनेंट है क्या, नंबर, तो वो तो कम्यूटेटिव रहेगा। डिटरमिनेंट क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बहुत बढ़िया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल चीज है ये। क्या बोलता है कि कोई स्केलर या किसी नंबर को अगर डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है तो कैसे बाहर निकालोगे, उस नंबर की पावर n आ जाएगा, जहां n क्या होगा, तुम्हारा ऑर्डर होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो ये कैसे बाहर आएगा, 2 टू द क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ a, अगर ऑर्डर क्या है तुम्हारा a का 3 है तो। ठीक है, फिर बोला गया है कि अगर इन दोनों का डिटरमिनेंट जीरो है तो साफ साफ मतलब है कि किसी एक का डिटरमिनेंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर ये वाली प्रॉपर्टी की डिटरमिनेंट में क्या होता है, तुम्हारी जो पावर्स होती हैं वो इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से तुम ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने कोई एक मैट्रिक्स था, उसकी पावर n ली, फिर डिटरमिनेंट लिया, या फिर मैंने पहले क्या ले लिया, उसका डिटरमिनेंट ले लिया, बाद में पावर क्या ले ली, n ले ली, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो अगर ए और बी मैट्रिसेस है तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। तो ये क्या आएगा, ऐसा आएगा। और ये कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करो मैट्रिसेस को। फिर दूसरा है
अगर ऐसा लिखा हुआ है, अब यहाँ क्योंकि आई ए जो है वो ए आई के बराबर है, तो इसको तुम नॉर्मली ओपन कर सकते हो। अब नॉर्मली कैसे खोलते हो इसको? बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो लगा दो इधर बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर यहाँ तुम्हें बोल दिया जाता कि जो ए बी था अगर वो बी ए के बराबर है, तब तो ये वाला केस वैलिड होगा ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। कि चाहे तुम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बट ऑर्डर मेंटेन रखना कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है। तो फिर चाहे तुम ग्रुपिंग किसकी भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या बोलता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के अबाउट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांसपोज होता क्या है। तो रोज और कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो मुझे ट्रांसपोज मिल जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मैंने कोई मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद एक और बार ट्रांसपोज ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। सोच के देख, पहले एक बार रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, फिर वापस इंटरचेंज कर दिया, तो यही तो मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ट्रांसपोज क्या हो जाता है? तेरा ब्रेक हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है स्केलर क्या आ जाएगा? तेरा बाहर आ जाएगा। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोलती है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा होगा। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, जो कि मल्टीप्लिकेशन में लगता है कि ए बी का ट्रांसपोज अगर लिखा हुआ था तो जब तू इसको ब्रेक करेगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। अगर ये केवल दो मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं है, अगर यहाँ पी मैट्रिसेस या एन मैट्रिसेस भी लिखे होते तो उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी क्या रही होगी? तुम्हारी ट्रू रही होगी। फिर पावर का कोई टेंशन ही नहीं है। पावर क्या होगी तुम्हारी? पावर को तुम ऐसे इंटरचेंज कर सकते हो, अंदर बाहर कर सकते हो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स था, उसकी पावर मैंने एन ली, फिर ट्रांसपोज लिया, या फिर मैं क्या करूं, पहले ट्रांसपोज ले लूं, बाद में पावर एन ले लूं। बात क्या रही होगी? सेम रही होगी। इसको सिंपल ऐसे समझो कि पावर को क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। एडवांस 2012 में आया हुआ सवाल है। क्या दे रखा है? पी ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है, 3x3 उसका ऑर्डर है। फिर बोल रहा है कि ऐसा कोई कॉलम मैट्रिक्स है जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन क्या रहा होगा? ट्रू रहा होगा। तो मैं कैसे प्रोसीड करूं इसको? एक बार लेट से मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। तो ये क्या बना होगा तेरा? P इक्वल्स टू 2P ट्रांसपोज, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी। अब मैं क्या करूँ? P ट्रांसपोज की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं, तो P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये रहा होगा तेरा 2P प्लस आई। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से बनेगा 4P और ये बनेगा 3i। तो ये P है तो इधर आएगा माइनस का 3P इज इक्वल्स टू 3i। तो मुझे मिल गया P जो है वो माइनस ऑफ आई है। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि P प्लस आई जो रहा होगा मेरा, वो क्या रहा होगा? नल मैट्रिक्स रहा होगा। लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँ? दोनों तरफ में, क्योंकि देख x हमेशा इन्वॉल्व हो रहा है तेरे ऑप्शन में, तो मैं दोनों तरफ क्या करूँ? x से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा पी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साफ साफ तेरे को पता चल जाएगा कि पी एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स। तो ये क्या है? बहुत ही हलवा सवाल है यार ये तो। बस क्या लेना है तुम्हें? दोबारा ट्रांसपोज लेना है, फिर इसकी वैल्यू क्या रख देनी है? यहाँ रख देनी है। खत्म सवाल। तो हमारा जो अगला टाइटल है वो है ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है मैट्रिक्स में, उसको बोला जाता है ट्रेस, ठीक है। सबसे पहली बेसिक से प्रॉपर्टी की कांस्टेंट क्या आ जाता है? तुम्हारा बाहर आ जाता है। एडिशन पे ट्रेस तुम्हारा ब्रेक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है कि ए बी का जो ट्रेस होता है वो बी ए के ट्रेस के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं क्या, कि जो ए बी और बी ए होते हैं ये जनरली बराबर नहीं होते। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या आ रहा है? तुम्हारा बराबर आ रहा है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ए की पावर 13 का ट्रेस निकालना है, मतलब ए की पावर 13 निकालना है। तो मैट्रिक्स की जब भी हायर पावर तुम्हें हैंडल करनी होती है तो दो अप्रोचेज होती है। या तो डायरेक्ट तुम पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, और अगर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम्हारा जो मैट्रिक्स है इस केस में तो छोटा सा है, अगर मैट्रिक्स तुम्हारा जो है वो बड़ा है, जैसे कि 3x3 का मैट्रिक्स है, तो तुम क्या कर सकते हो कि आइडेंटिटी को अलग निकाल के, वो वाला अप्रोच हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ तो डायरेक्ट क्या करो? पैटर्न को ऑब्जर्व करो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है? बहुत छोटा सा है। तो मैंने क्या निकाला? सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, मजदूरी है वो करोगे तो ये आया। फिर मैंने ए क्यूब निकाला, तो मेरा ए क्यूब ये आया। फिर मैंने क्या किया? ए टू द पावर 6 निकाला, इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसका जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो मेरे को ये मिल गया। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? -3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया -27i, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ए की पावर 6 मिल गया, 13 चाहिए था, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? इसका स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो बेसिकली ए की पावर 13 तक तो मजदूरी थी वो कर ली मैंने। अब मेरे को ट्रेस चाहिए, तो प्रॉपर्टी है कांस्टेंट को क्या लगा दो? बाहर निकाल दो, इनटू ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए कितना है? 3 है, तो यहाँ तो सोए सोए दिख जाएगा। अब एम की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, बस मजदूरी करते जाना है। एक सवाल देखेंगे, एडवांस 2016 में ऑलरेडी आ चुका है और बहुत ही प्यारा सवाल है। इससे तुम एक अल्टरनेट अप्रोच सीखोगे हायर पावर्स को हैंडल करने का। कि जैसे कि तुम्हें कोई एक मैट्रिक्स पी दिया गया था और एक आइडेंटिटी दी गई थी जिसका ऑर्डर 3 था। फिर कोई तीसरा मैट्रिक्स है क्यू, इस तरह से,
तो यहाँ से अगर तुम्हें क्यों निकालना है, देख आगे क्या पूछ रहा है, क्यू के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो मतलब तेरे को क्यों निकालना है। तो अगर क्यों निकालना है तो क्यू क्या रहा होगा, p⁻50 प्लस आई रहा होगा। अब यहाँ तेरे को p दे रखा है, मतलब p⁻50 चाहिए इनडायरेक्टली। अगर तेरे पास p⁻50 आ गया मतलब तेरा सवाल डन है, तो p⁻50 निकालना है। तो एक अप्रोच तो क्या होगा, तुम पी पे पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। बट क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है और यहाँ तुमको मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लग सकता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ये अप्रोच, और हो सकता है पी कुछ अच्छा बने भी ना। तो अगर ऐसा केस है तो तुम क्या कर सकते हो, पी में से आइडेंटिटी को अलग कर सकते हो। तो देख उससे फायदा क्या होगा, तूने पी को लिख दिया, ये आइडेंटिटी अलग कर दिया यहाँ से, और फिर जो मैट्रिक्स बचा उसको मैंने लिख दिया ए। तो ए तो ऑब्वियसली आई जाएगा ना, पी को मैंने क्या लिख दिया, आई प्लस ए लिख दिया। लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, फायदा बताओ। तो p⁻50 कितना रहा होगा तेरा, ये रहा होगा i प्लस a⁻50, ये निकालना था तेरे को। अब क्योंकि i और a कम्यूट करते हैं तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन तो बड़ी आसानी से लिख सकता है। तो तू p पे पैटर्न ऑब्जर्व करने की जगह क्या करेगा, a पे पैटर्न ऑब्जर्व करेगा। तो हो सकता है ना p तेरा अच्छा ना हो, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत है कि a तेरा अच्छा हो। तो अगर a अच्छा है और a पे मैं पैटर्न ऑब्जर्व करूं तो मेरा फायदा होगा। अब यहाँ जो a आया था वो ये आया था, तो मैंने यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व किया, मजदूरी करी, तो a³ की वैल्यू क्या आ गई मेरी, नल मैट्रिक्स आ गया। ये तो तुम खुद कर सकते हो। तो अगर a³ तेरा नल मैट्रिक्स है तो अब तो तुझे खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि तेरे को निकालना क्या है, ये इसके बराबर होगा। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या रहा होगा, 50c0 i⁻50 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या रहा होगा, 50c1 i⁻49 इंटू ए प्लस 50c2 i⁻ कितना 48 इंटू ए स्क्वायर, ऐसा रहा होगा। आगे वाला टर्म क्या आया होगा, a³ में आया होगा। तो आगे वाले तो सारे क्या रहे होंगे, नल ही रहे होंगे। तो ये तेरा क्या है, फाइनल आंसर है। अब इसमें तेरे को सब पता है, बड़ी आसानी से तू क्या कर सकता है, इसको निकाल सकता है। अगर तूने ये निकाल दिया मतलब तेरे पास p⁻50 आ गया, और अगर p⁻50 आ गया तो तेरे पास क्या आ गया, q आ गया। और q अगर आ गया एक बार, तो q के बारे में जो वो पूछ रहा है वो बता दो उसको, क्या दिक्कत है। आइडेंटिटी को अलग करने का फायदा क्या हुआ कि तुमने p को लिखा था i प्लस ए। अब हो सकता है p अच्छा ना हो, बट a अगर अच्छा है तो a पे पैटर्न ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन को खत्म करो। हमारा जो नया टाइटल है वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं और मेरे को वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर उसका नेगेटिव मिल जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये कोई डायगोनल एलिमेंट था, अगर इस एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है तेरा a12 है, ये वाला एलिमेंट a21 है, ऐसे अगर डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं तुम्हें, बराबर दे रखे हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि aij जो होगा वो aj के बराबर होगा सभी ij वैल्यूज के लिए। डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अपोजिट जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा कि ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव मिल जाएगा, और aij की जो वैल्यू रही होगी वो नेगेटिव ऑफ aj रही होगी। अगर इसको समझना है तो इसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहे होंगे, 0 रहे होंगे। अगर आई की वैल्यू मैं 1 1 ले लूँ तो a11 जो रहा होगा वो नेगेटिव ऑफ a11 रहा होगा। ये कब पॉसिबल है, जब तेरा a11 0 रहा हो, तभी तो पॉसिबल है ये चीज। मतलब डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या रहे होंगे, 0, और उसके ऊपर और नीचे क्या रहे होंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स रहे होंगे एक दूसरे के। अगर इधर 1 है तो ये वाला एलिमेंट क्या रहा होगा, -1 रहा होगा। समझ गए होंगे बढ़िया से। फिर ये एक रिजल्ट है तुम्हारा जो कि तुम्हें याद रखना है बढ़िया से, क्या कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको तुम तोड़ सकते हो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है वो ये होता है हाफ टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज, और जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट होता है वो होता है हाफ टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स माइनस स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट। इस मैट्रिक्स का अगर तुम ट्रांसपोज लोगे, ये मैट्रिक्स है ना, एक ध्यान से देख इसको, हाँ है तो मैट्रिक्स, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो इसका नेगेटिव मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये रिजल्ट है, तुम्हें बढ़िया से याद होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स और पीएनसी को मिला के क्वेश्चंस जो आते हैं वो जनरली आसान होते हैं, हमेशा नहीं बट जनरली आसान होते हैं। पीएनसी देख के छोड़ना नहीं है उसको, अटेम्प्ट कर सकते हो तुम। क्या बोला गया है तुम्हें, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 3 है, तो टोटल कितने एलिमेंट रहे होंगे, 9 एलिमेंट रहे होंगे इसमें, ठीक है, 3x3 का। अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो डायगोनल पे तो कुछ भी रख दो, क्या कोई कंडीशन थी, नहीं। तो कितने एलिमेंट है टोटल, 10। तो 10 पॉसिबिलिटी यहाँ, 10 पॉसिबिलिटी यहाँ, 10 पॉसिबिलिटी यहाँ। अब जो तुम एलिमेंट यहाँ रखोगे वही एलिमेंट तुम्हें इधर रखना है, जो एलिमेंट तुम इधर रखोगे वही एलिमेंट तुम्हें इधर रखना है, और जो एलिमेंट तुम इधर रखोगे वही एलिमेंट तुम्हें इधर रखना है। तो इस एलिमेंट के लिए 10 पोजीशन, इसके लिए भी 10 पोजीशन, और इसके लिए भी 10 पोजीशन। अब जो यहाँ रख चुके हो ऑलरेडी वही तो यहाँ रखोगे, तभी तो वो क्या रहा होगा, सिमेट्रिक रहा होगा। तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी है। अब जो यहाँ रखोगे वही यहाँ रखोगे, तो इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी एक है। मतलब तुम टोटल ये 6 एलिमेंट ही तो चूज कर रहे हो, और हर एक एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 10। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बने होंगे ऐसे, 10⁻6। आसान सा सवाल है,
तुझे क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, यहाँ ए कोई अननोन है, फिर बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकता हूँ, एक सिमेट्रिक है तेरा, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, दूसरे वाले की डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है तो यहाँ से ए आ जाएगा, एक अननोन है जो, फिर वो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दो उनका सम पी के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी प्लस क्यू। ठीक है, उसने ये बोला है। अब पी क्योंकि तेरा सिमेट्रिक है तो रिजल्ट तेरे को याद था, मैंने करवाया था कि ऐसा होता है ये, और क्यू कैसा दिख रहा होगा, क्यू ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ सकते हैं, ये होता है सिमेट्रिक, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो पी और क्यू तू यहाँ से निकाल सकता है बड़ी आसानी से। तो पी क्या आएगा तेरा, हाफ टाइम्स ऑफ ए क्या है 2 3 ए 0 प्लस इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या रहा होगा 2 3 ए 0, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दे, ये आ गया तेरे पास पी। सिमिलरली जब तू क्यू निकालेगा तो क्यू क्या आएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 2 3 ए 0 माइनस ऑफ कितना 2 ए 3 0, यही बनेगा। तो यहाँ से साफ साफ तेरे पास क्या आ गया, क्यू मैट्रिक्स आ गया। क्यू मैट्रिक्स कितना आ गया, अब तो बेसिक से मजदूरी है, देखिए कितना बना तेरा 0, डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होते हैं, वो तो यहाँ से भी वेरीफाई कर सकता है। ये 3 माइनस ए और ये माइनस 3 एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स नेगेटिव है, तो ये हो गया तेरा स्क्यू सिमेट्रिक। अब बोला है उसका उसने कि ये जो तेरा पूरा मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 9 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देख मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी कि इस हाफ को बाहर निकाल ले, ऑर्डर कितना है 2 है ना, हाँ तो बाकी डिटर्मिनेंट क्या बचेगा इसका, इसका डिटर्मिनेंट बचेगा ये a-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 9। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो a-3 आया होगा वो कितना आया होगा, +-6 आया होगा, तो a की वैल्यू कितनी आई होगी 6 + 3 9, और एक बार a की वैल्यू कितनी आई होगी -6 + 3 तो माइनस का 3, तो दो a की वैल्यूज आ गई। अब तेरे को ये p मैट्रिक्स पता है तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, एक बार a की वैल्यू 9 लिखना, एक मैट्रिक्स आएगा, एक बार a की वैल्यू कितना लिखना -3 आएगा, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना, दोनों वैल्यूज को क्या कर देना, सम कर देना, खत्म सवाल। तो देख ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, क्या कि ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आइडेंटिटी आ जाए और ए इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के खास बात क्या होगी, अगर वो इस तरह से दिखता है तो उसकी रोज और कॉलम क्या रही होंगी, यूनिट वेक्टर रही होंगी। यहाँ देख a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कितना 1, तो ये यूनिट वेक्टर है, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू 1, और कैसे यूनिट वेक्टर रहे होंगे कि ये आपस में क्या रहे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 कितना आया होगा, 0 आया होगा। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया होगा, 0 आया होगा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। फिर क्योंकि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, अब इसके डिटर्मिनेंट पे अगर हम कमेंट करें तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। तो a इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट को प्रोडक्ट पे क्या हो जाता है, स्प्लिट, स्प्लिट कर दिया। ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, या तो +1 होता है या -1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बट अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये है तो तुम ये तो नहीं कह सकते ना वो ऑर्थोगोनल है, ये तो नॉनसेंस वाली बात होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा है मतलब ए तुम्हारा ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या रहा होगा, +-1 रहा होगा। समझ गए होंगे बढ़िया से। तो देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे ना एक रिपीटेड वैरायटी वाला क्वेश्चन आता है जिसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, उसको एज ए रिजल्ट तुम्हें याद रख लेना है। क्या दिया होता है कि कोई दो मैट्रिक्स दिए गए होते हैं, जैसे कि ए अगर तुम्हारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उन दोनों के ट्रांसपोज में किसी दूसरे मैट्रिक्स की हायर पावर पूछी होती है। अब ये वाली जो पर्टिकुलर वैरायटी है ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या पूछा होगा और उसका आंसर क्या होगा, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा, ये याद ही रखना है तुमको। क्या दिया गया होगा तुम्हें, दो ट्रांसपोज के बीच में एक मैट्रिक्स होगा, उसकी हायर वैल्यू पूछी होगी, दो ट्रांसपोज के बीच में फंसा के एक मैट्रिक्स की हायर वैल्यू पूछी होगी। तो जो आंसर आया होगा वो क्या आया होगा कि एक मैट्रिक्स तो तुम्हारे पास खास होगा और एक मैट्रिक्स आम होगा। तो जो आम वाला मैट्रिक्स है जिसमें कुछ भी खास बात नहीं है, उसकी पावर लगा देनी है तुमने, ये रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ तुम्हें आया कैसे होगा और वो जो खास मैट्रिक्स होगा वो कैसा दिखता होगा। तो जो खास मैट्रिक्स होगा उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब तुम्हें दिया गया है कि जो बी की वैल्यू है वो ये है पी ए पी ट्रांसपोज, बहुत बढ़िया। फिर तुमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो बी की पावर मैं पहले 10 बी की पावर 10 निकालनी है तो पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे ना ऑब्वियसली। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो बी स्क्वायर क्या रहा होगा, पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज। ठीक है, अब उसने बोला है कि पी ट्रांसपोज इंटू पी कितना, आइडेंटिटी, तो ये कितना बना होगा, पी ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब जो तुम्हें रिलेशन बनाना है उसमें क्या है, पी ट्रांसपोज है,
लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पी है, तो मैं क्या करता हूँ पी ट्रांसपोज ले लेता हूँ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना कि जो तुम मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में कर रहे हो वो लेफ्ट साइड में ही करना, उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। तो इसको मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ पी ट्रांसपोज से। कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इसको पी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो राइट साइड में मल्टीप्लाई किया गया है उसको राइट साइड में ही लिखना। तो ये हो गया पी ट्रांसपोज पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज पी। अब देख चमका तुझे, ये क्या है आइडेंटिटी, ये क्या है आइडेंटिटी, तो ये क्या है ए स्क्वायर। मतलब तेरा पी ट्रांसपोज बी स्क्वायर इंटू पी जो आया वो क्या आ गया तेरा ए स्क्वायर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दो ट्रांसपोज के बीच में फंसा के एक मैट्रिक्स की हायर वैल्यू पूछी होगी तो वो क्या आ रही होगी कि जो तेरा मैट्रिक्स है उसकी पावर 10 लगा देना, खत्म। यही तो है, पैटर्न ऑब्जर्व किया तूने। अब हर बार थोड़ी पैटर्न ऑब्जर्व करने बैठेगा, तो ये क्या रखना है तुम्हें, याद ही रखना है। तो जो तेरे से सी मैट्रिक्स पूछा था वो कुछ भी नहीं है, वो यही था। तो ये क्या था, ए की पावर 10। तो सी जो था तेरा ये था। अब ए जो है वो सिंपल सा मैट्रिक्स है, उसकी पावर 10 निकालना है। मजदूरी है, पैटर्न वगैरह ऑब्जर्व कर लेना, या तो कुछ पैटर्न बन रहा होगा और नहीं बन रहा होगा तो मजदूरी करना। यहाँ से तेरे को सी मिल जाएगा। फिर आगे जो भी उसने पूछा हो वो उसको बता देना। टाइप्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस, कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है बस। तुम्हें टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर कहीं वो सवाल में यूज़ कर ले तो तुम्हें पता हो कि ये मैट्रिक्स कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मैंने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया तो मुझे वही मैट्रिक्स दोबारा मिल गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब मैं अगर इसकी हायर पावर जैसे क्यूब निकालना चाहा तो क्यूब को ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर की जगह ए पुट कर दोगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। मतलब इसकी अब तुम कोई भी हायर पावर निकाल लो, ए टू द पावर एन, वो क्या रहा होगा, वही मैट्रिक्स रहा होगा अगर एन तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। बहुत ईज़ी सी बात है, याद होनी चाहिए बढ़िया से। फिर बोला है कि अगर इसका दोनों तरफ अगर मैं डिटरमिनेंट ले लूँ तो ये बन जाएगा। फिर यहाँ से साफ-साफ दिख जाएगा कि या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो रहा होगा वो 0 रहा होगा या क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो ये होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फिर दूसरा मैट्रिक्स आता है तुम्हारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसको ध्यान से सुनना कि ए निकाला तुमने, ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, ए टू द पावर 4 निकाला। लेट्स से कि ए टू द पावर 4 जो था, यहाँ ये मैट्रिक्स पहली बार तुम्हारा क्या बन गया, नल बन गया। अगर ये पहली बार नल बना है तो मतलब ये नल नहीं था। अगर ये नल नहीं था, ए टू द पावर 3 नल नहीं था और ए टू द पावर 4 क्या था, नल था। अब इसके आगे वाले तो सारे ही नल रहे होंगे। तो ये है पहली बार जो तुम्हारा मैट्रिक्स है वो नल बना है, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ इंडेक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी होता है कि पहली बार तुम्हारा मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स कितनी पावर पे बन रहा है। तो ए टू द पावर 4 पे अगर बन रहा था तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4। मेक श्योर ये करना है बस तुम्हें कि ए क्यूब नल ना रहा हो। समझ गए होंगे बात को, कि कोई मैट्रिक्स पहली बार कितनी पावर लेने पे नल बन रहा है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी हो जाएगा। फिर दूसरा है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स था, मैंने उसका स्क्वायर किया, मुझे आइडेंटिटी मिल गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर अगर मैं ए क्यूब निकालूंगा तो ए क्यूब साफ साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा। ए स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी प्रूफ करते ये आ जाएगा। ए टू द पावर 4 अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। मतलब ए की पावर अगर मैं इवन ले लूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में, और अगर ए की पावर ऑड में ले रहा हूँ तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है। अब अगर डिटरमिनेंट लेना है तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले ले, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई होगी, +-1 आई होगी। फिर दूसरा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। टर्मिनोलॉजी है बस कि डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसको बोल देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट अगर नॉन 0 है तो उसको बोल देते हैं नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एडजॉइंट, ये तुम्हारे इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भर भर के सवाल आते हैं, और अगर तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज़ पता है ना तब तो तुम उस सवाल को बड़ी आसानी से बना लोगे, और अगर प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है तो तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़िया से घोल के पी जाना है, तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए ये। सबसे पहले देख लेते हैं कि एडजॉइंट जो होता है वो डिफाइंड कैसे होता है। वो इस तरह से डिफाइंड होता है कि तुम कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स बनाओ और फिर उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। तो देख 2x2 मैट्रिक्स का अगर तेरे को एडजॉइंट निकालना है तो उसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। ट्रिक क्या बोलती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको तुम इंटरचेंज कर दो, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका क्या चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, खत्म। इतना ही होता है 2x2 मैट्रिक्स, कुछ नहीं है उसमें। 3x3 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो चुपचाप पूरा मेथड लगाओ, ठीक है। क्या बोला जाता है कि कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या करो, इसका कोफैक्टर निकालो, तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम कैंसिल। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 2 जा 4 -3 1, तो उस 1 को यहाँ लिख दो। फिर इस 2 का निकालो, तो इस 2 का जब तुम निकालोगे 3 2 जा 6 -3 कितना आएगा, 3 नहीं, 3 नहीं आएगा, -3 आएगा। ये एलिमेंट का माइनस भी तो आएगा। अब उसको रो की जगह लिखने की जगह कॉलम में उसको लिख दो, क्योंकि ट्रांसपोज ले लो ना, तो ट्रांसपोज तो ओरली भी ले सकते हो कि रो वाले का कोफैक्टर निकालो और उनको कॉलम में रख दो, बस इतना ही तो है। अब इसका निकालो तो इसका निकालोगे तो कितना बनेगा, 3 - 2 कितना, 1 बन जाएगा, तो उसको कॉलम में रख देना। फिर इसका निकालोगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, उस माइनस को मत भूलना। तो इसका निकालोगे 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना, 3 बनेगा, माइनस साइन के साथ, तो उसको कॉलम में रख देना बस, ठीक है। अब इस तरह तुम ये सारे एलिमेंट्स खुद निकालोगे।
मजदूरी है जो कि बढ़िया से कर लेना। तो 3 × 3 का तुम्हें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। इसको तो तुम्हें रात को अगर कोई 2 बजे उठा के पूछ लेना तो ऐसे मतलब फर्स्ट क्लास याद होना चाहिए तुम्हें, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कहीं भी। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे डेफिनेटली तुम्हारा क्वेश्चन आना ही आना है। क्या बोला गया है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मतलब मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को, तो मेरे को मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आउटपुट जो है वो डिटर्मिनेंट नहीं है, एक नंबर नहीं है, एक मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो। ये कम्यूट करते हैं दोनों, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखो। तो अगर ये कम्यूट करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये कम्यूट करते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जगह जगह यूज होगी तो ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए तो वो क्या रही होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 रही होगी। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, 2 एडजॉइंट लिखे हुए हैं तो इधर पावर में क्या चला जाएगा, इसकी स्क्वायर चला जाएगा। अगर 3 एडजॉइंट लिखे हुए हैं तो पावर में क्या चला जाएगा, क्यूब चला जाएगा। बढ़िया से याद होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, अब इनके प्रूफ में मत चल जाना यार, टाइम नहीं होता अभी तुम्हारे पास। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। याद होनी चाहिए बढ़िया से। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, पावर का तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी। पावर में तो क्या सिंपल रूल है, पावर हर जगह क्या हो जाती है मैट्रिक्स में, अंदर बाहर चली जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो इसको तुम बाहर ले जाओ, बाहर क्या लिखा हुआ है 1, उसको अंदर ले आओ। तो मतलब ये क्या है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, फिर मैंने एडजॉइंट लिया, या फिर मैं क्या ले लूँ, पहले एडजॉइंट ले लूँ बाद में ट्रांसपोज ले लूँ, बात क्या है, सेम है। अगर किसी कांस्टेंट को तुम्हें एडजॉइंट से बाहर निकालना है, इस कांस्टेंट को एडजॉइंट से बाहर निकालना है, तो कैसे बाहर आएगा, उसकी पावर n-1 बाहर आएगा। अब ये तो समझ रहे होंगे ना, n क्या है, यहाँ ऑर्डर है हर जगह। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी। इसको ऐसे रिलेट करने का ट्राई करो, ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह यूज होगी। कि अगर मेरे को डिटर्मिनेंट से किसी स्केलर को बाहर निकालना है, किसी नंबर को बाहर निकालना है, तो उसकी पावर क्या निकलेगी, बाहर n बाहर निकलेगी। ठीक है, और अगर किसी मैट्रिक्स से मेरे को क्या निकालना है, किसी स्केलर को बाहर निकालना है, तो उसकी भी वो तो क्या निकलेगा, तुम्हारा सिंपल निकलेगा। ठीक है, अगली वही है, पावर क्या हो जाती है तुम्हारी, इंटर अंदर बाहर हो जाती है, तो उसको बाहर ले जाओ, 1 को अंदर ले जाओ। ये लिखा हुआ है किसी मैट्रिक्स था ये, मैंने उसकी पावर क्या ली, m, फिर मैंने एडजॉइंट लिया, या फिर मैं क्या कर लूँ, पहले एडजॉइंट ले लूँ बाद में पावर m ले लूँ, बात क्या है, सेम ही है। सेवंथ प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो होगा वो ऐसा होगा, रिवर्सल लॉ फॉलो होगा। ये तुमने ट्रांसपोज में भी देखा था, तो वैसे ही क्या है, सेम सी प्रॉपर्टी है। तो देख सवाल क्या बोल रहा है, तेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 दी गई है, फिर वही प्रॉपर्टी वाला सवाल है डायरेक्ट। क्या है देख, इसको तेरे को सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, ऐसा लिखा हुआ है कुछ कुछ। ठीक है, तो तेरे को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं इस 2 को बाहर फेंक देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट से अगर मैं किसी नंबर को बाहर फेंकता हूँ तो उसकी पावर कितने बार आती है, n। n कितना है तेरा 3 है, तो यहाँ 2 की पावर 3 बार आएगा, 2 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। ठीक है, अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो तू इस नंबर्स को बाहर फेंकता जा और फिर सॉल्व कर। ठीक है, या फिर तू क्या कर, दूसरे अप्रोच से सॉल्व कर। दूसरा अप्रोच क्या है, देख थोड़ा सोचने का ट्राई कर कि ये क्या है, तेरा एक मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, तेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक बड़ा मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी वही है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, तेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ऐसा होता है। तो यहाँ जो मैट्रिक्स है, ए की जगह यहाँ क्या है, ये बड़ा सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इधर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इसकी पावर कितना, n-1, तो कितना 2, ये आया होगा। तो देख अब तू क्या करेगा, इस 3 को बाहर फेंक देगा डिटर्मिनेंट से। सबसे पहले इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। तो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है इंटू इस स्केलर को अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ एडजॉइंट से, मेरे को क्या मिलेगा, 2 की पावर कितना, n-1, तो n-1 कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, इंटू ए दे रखा है और अंदर बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख 2 की पावर 3, ये क्या है तेरा स्केलर, स्केलर को डिटर्मिनेंट से बाहर फेंक दे तो क्या आता है, स्केलर की पावर, ये है स्केलर, इसकी पावर कितना बाहर आया होगा 3, और ऑलरेडी ऊपर पावर 2 है तो इस पावर 2 को बिल्कुल मत भूल जाना। तो यहाँ इसकी पावर कितनी आई होगी, 2 आई होगी। आगे बचेगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। अब तू जानता है, क्या जानता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। अगर दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट लगा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का डिटर्मिनेंट। अब ये क्या है तेरा नंबर, नंबर को तो अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते तो क्या आता है तेरे पास, इसकी पावर कितना, n इंटू आई, आई का डिटर्मिनेंट कितना 1, तो ये आता है। अब n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये जो वैल्यू आई होगी, ये वैल्यू क्या आई होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से तेरे को मिल गया 2 की पावर 3, 3 की पावर कितना हो गया देख, 6 हो गया,
और 2 की पावर कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ से 2 की पावर तेरा 15 आ गया, 3 की पावर तेरा 6 आ गया, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 5। तो इसका भी क्या आया होगा? स्क्वायर भी है ऊपर। ये ऊपर वाली पावर मत भूल जाना, देख मैं ही भूल गया था इधर। तो ये कितना बनेगा? 5 to the power 6। तो ये तेरा क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा। क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू तुम्हें निकाल के लानी है। ठीक है, तो देख सबसे पहले मैं इस 3 को डिटरमिनेंट से बाहर फेंक देता हूँ। तो कैसे फेंकेगा बाहर? कि 3 की पावर क्या बाहर आया होगा? 3 बाहर आया होगा, क्योंकि ऑर्डर कितना है 3। तो अंदर क्या बचा होगा? एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a इंटू ए स्क्वायर। अब इसमें दो अप्रोच है, या तो तू इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे इधर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे 3 को बाहर निकाल के। ठीक है, तो डिटरमिनेंट से अगर बाहर निकालेगा तो ये आएगा 27 टाइम्स 2, तो 54 आ जाएगा ये। एक तो अप्रोच तेरी ये रही होगी, जो कि आसान अप्रोच है। एडजॉइंट ऑफ ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 54 इंटू, हाँ मतलब 54 आएगा ना, 3 की पावर 3 बार आएगा यहाँ से, तो वो बनेगा 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो 27 टू जा कितना? 54 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये बनेगा 27 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 54 टाइम्स ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तेरे को। ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ मैट्रिक्स तेरा 54 ए स्क्वायर है, तो यहाँ क्या रहा होगा? डिटरमिनेंट ऑफ 54 ए स्क्वायर की पावर कितना? n-1। n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब जब तू इस 54 को डिटरमिनेंट से बाहर फेंकेगा तो 54 की पावर कितना आएगा? 54 की पावर 3 आएगा। बट उस पे ऑलरेडी पावर कितनी लगी हुई है? ऊपर 2 पावर लगी हुई है, तो इधर 2 आ जाएगा। बचा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा। अब उसने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दी है, तो ये दे रखा है, सारी वैल्यूज तेरे को पता चल गई, आंसर आ गया तेरा। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच कि ये जो है तुझे, ये कैसे दिखना चाहिए? इस 3 को बाहर निकालने के बाद ये था एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a इंटू ए स्क्वायर, ये दे रखा था इसका डिटरमिनेंट। अब ये है क्या तेरे पास? एक, ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है। तो इसको तू वैसे ही तो ट्रीट कर सकता है। तो ये कितना रहा होगा तेरा? एडजॉइंट से जब मैं नंबर को बाहर फेंक देता हूँ तो वो आता है नंबर की पावर n-1। तो इधर आया होगा, ये 2 बचा होगा इधर, और रहा होगा तेरा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, यही बचा होगा। तो यहाँ से है 27। अब इसको अगर मैं डिटरमिनेंट से बाहर फेंक दूँ, ठीक है, तो 2 ऑलरेडी था, इसकी पावर 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए स्क्वायर। प्रॉपर्टी यूज करता जा रहा हूँ यार, अगर प्रॉपर्टीज पता है तो चीजें समझ आएंगी, वरना नहीं आएंगी। ये क्या था? नंबर। इसको मैंने बाहर फेंक दिया, तो कितनी पावर बाहर आएगी इसकी? ये पावर बाहर आएगी। ठीक है, n-1। तो यहाँ से इसकी पावर 2 बाहर आ गई, अंदर ये बच गया। अब इसको, ये क्या है तेरे पास? एक नंबर है। अब नंबर को अगर डिटरमिनेंट से बाहर फेंकते हैं तो उसकी पावर कितना बाहर आता है? n। तो ऑलरेडी 2 पावर लगी हुई है, तो 3 पावर बाहर आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 कितना? 6 बन जाएगा इधर से। तो ये बन गया तेरे पास। अब क्या था? इसकी वैल्यू तेरे को पता ही है। इस 3 को भी बाहर फेंक दे अब, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा, और 6 ऊपर है ऑलरेडी, तो 3 की पावर कितना हो गया? 18 हो गया, इंटू डिटरमिनेंट ए की पावर 6। ये बचा है तेरे पास। अब ये क्या है तेरे पास? ये तो साफ साफ से प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की पावर कितना? n-1 बनता है, तो ये होगा। तो यहाँ से ये तेरे पास आ जाएगा 3 to the power 21 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो 2 to the power कितना? 4 + 6 10। ये तेरा फाइनल आंसर होगा। तो जो अप्रोच तेरे को बेटर लगती है वहां से कर ले। समझ गया होगा बात? ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है, तो अगर तेरे को डिटरमिनेंट बी की वैल्यू यहाँ से चाहिएगी तो वो तो साफ साफ दिख जाएगी ना। दोनों पे डिटरमिनेंट लगा दे, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये वैल्यू तेरे को दी है 1/8। ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ बी, और इसका डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 ही होता है आइडेंटिटी का। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। अगर रिक्वायर्ड होगी तो देख लेंगे। इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा क्या करवा रहा है? दिमाग का यूज़ करवा रहा है तुम्हारे, कि एडजॉइंट ऑफ, अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है b टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू वो तुमसे पूछ रहा है। तो यहाँ जो दे रखा है ना तेरे को b क्या है तेरा? कांस्टेंट नहीं है, मैट्रिक्स है एक, ये कैच है इधर। अगर ये कांस्टेंट होता तो तू उसको बाहर निकाल देता और नॉर्मल सवालों की तरह सॉल्व कर लेता। तो बी तेरा एक मैट्रिक्स था, एडजॉइंट ऑफ 2a भी तेरा एक मैट्रिक्स था, तो क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्सेस हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या रहा होगा? एक मैट्रिक्स रहा होगा। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है तेरा? वो होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-1, यही होता है। तो ये पूरा क्योंकि एक मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इसकी कितनी पावर? n-1। इसकी पावर n-1, n कितना है तेरा? 3 है, तो 3 - 1 कितना? ये आया होगा इसका आंसर। अब तो इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो कैसे सॉल्व करेगा? देख, ये भी तेरा एक मैट्रिक्स है, ये भी तेरा एक मैट्रिक्स है, तो दोनों पे तोड़ दे, तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ b का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट
ऑफ 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब बी, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू तूने निकाली थी, यहाँ 8 है, तो ये वैल्यू कितनी आई होगी, 64 आई होगी। अब इसका तेरे को निकालना है, तो देख जो भी आंसर आए उसको फाइनली स्क्वायर कर देना। अब इस 2 को सबसे पहले बाहर निकाल दे, 2 को डिटरमिनेंट के बाहर निकाल दे, या फिर अगर नहीं निकालना है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकता है ये वाली प्रॉपर्टी। क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है, यही प्रॉपर्टी जो यहाँ लिखी हुई है, क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब यहाँ ये क्या है, ए की जगह क्या है, बस 2a है, तो यहाँ क्या रहा होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2a की पावर n-1, तो n-1 कितना आया होगा, 2 आया होगा। तो यहाँ से तेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 64 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 2a की पावर कितना, 4। साफ साफ दिख रहा है ये। तो देख अब 64 एज इट इज। अब डिटरमिनेंट ऑफ 2 जब बाहर आएगा, डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो 2 की पावर 4 था, तो जब ये बाहर आएगा तो कितनी पावर के साथ आएगा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बहुत बार बताई है कि इसको अगर तुम्हें यूज करना है तो कैसे यूज करोगे, इसकी पावर n बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से 2 ये बाहर आ जाएगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है तेरा, 1/8 है, तो ये तेरा लिखा हुआ है 64 इंटू 2 टू द पावर 12 इंटू 1/8 टू द पावर 4।